तस्नीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। दूसरी बात ये है कि हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको क्लीन चिट मिल गई है और नाहली की तलवार जो थी वो भी हट चुकी है उनसे। अब फिर भी नून लीग की जानिब से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो क्या कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? मेरा नहीं ख्याल ये कि ये पार्टी की कोई पॉलिसी लाइन आई है या कोई उस आला तरीन जगह से क़यादत की जानिब से मेरा ख्याल है शिकवा नहीं है। ये इंडिविजुअल इनफरादी इज़हार ख्याल है जो लोग करते रहते हैं। टिकट्स पर भी बहुत बहस चल रही है। असल में बात यह है कि सीधी सी बात है जी, हमारे सामने हकीकतें होती हैं, हम बस वो गौर नहीं करते। स्पीड बहुत तेज़ है सोशल मीडिया की और ख़बरों की और न्यूज़ चैनल्स की, तो वो हमें असल में मौका नहीं देती कि हम रुक के ज़रा थोड़ा पस मंज़र देख लें। कई साल के बाद वापसी हुई है नवाज शरीफ की, और उनका अपने पार्टी से हज़ारों मील जब आप दूर रहते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है पार्टी को इंटैक्ट रखना, हर किसी से आप एक बराह रास्त कांटेक्ट करें। तो इतने सालों बाद जब वो वापस आए तो अपनी ही पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है उसके यानी उसको दोबारा से मिलना, बैठ के पूरे स्ट्रक्चर से बैठ के मिलना, एक एक फ़र्द जिसको टिकट दिया, जिसने अप्लाई किया है, उसका ख़ुद इंटरव्यू करना, उससे एक ताल्लुक़ बनाना, उसको री इंगेज करना, इसमें वक्त लगता है जो कि लगा। और दूसरी बात यह है कि टिकट्स जब तक वो कम्प्लीटली इशू, यहाँ से आपको पता चलता है वो कि द मैन इज सीरियस प्रोफेशनल। वो यानी हवाओं में चलने वाला आदमी नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करता है खबरों को, वो अपने काम को सामने रख के टारगेट वो चलता रहता है, और यही एक सीरियस प्रोफेशनल को होना चाहिए। तो बस ये मेरा ख्याल है कि 2 या 3 दिनों की बात है, उसके बाद हम उन्हें आते हुए भी देख लेंगे, और वो गिले शिकवे या तनकीद जो नून लीग पे हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आखिरी जो देखिए शॉर्ट मेमोरी का दौर है ये वैसे भी शॉर्ट मेमोरी का दौर है, तो इसमें जो आखिरी 20 दिन होंगे पोलिंग डे से वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहे होंगे। अनीक साहब, वैसे इस मामले में ये भी एक एंगल दिया जा रहा है कि जिस तरह से अभी तक नून लीग सिर्फ टिकट्स और सीट एडजस्टमेंट में मसरूफ है, कोई इलेक्शन कैंपेन खुल के नहीं की जा रही, तो यहाँ तो उन्हें पता है कि नताइज क्या होने वाले हैं इंतखाबात के, दे आर वेरी कंफर्टेबल। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी बहुत जलसे वलसे कर रही है। जी, पीपल्स पार्टी देखिए ये जो है इसमें हमारे लिए इशारे ये मौजूद हैं कि जितनी भी संजीदा क़यादत है, यानी वो मौलाना फजलुर रहमान हो जो कि अफगानिस्तान गए हैं दौरा, और ज़ाहिर है कि उसका ताल्लुक आते हुए इलेक्शंस और अमन अमान की सूरत हाल से है पख्तूनख्वा बलोचिस्तान, या वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो जिनको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो वो अपनी कैंपेन के लिए निकले हुए हैं, या फिर ये कि PMLN की लीडरशिप हो। वो आप देख रहे हैं कि ये जो इतना घमसान का एक रन पड़ा हुआ है, एक एक टिकट पे इतनी गौर खौज हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। तो आप एक तरफ से वो सीरियस, अच्छा इलेक्शन कमीशन ने अब वो इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए हैं जी, तो स्टेप बाय स्टेप हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि इलेक्शन नहीं होंगे या नहीं होंगे, ये बिल्कुल एक फेक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, मैं एक आपसे बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आप थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रही थी ख़वातीन और मोटरबाइक चलाना, और वो बात ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है एम्पावरमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। क्यों बच्चियाँ जो हैं वो या ख़वातीन जो हैं वो अपने भाई या वालिद या उसकी डिपेंडेंस, एक कंप्लीट डिपेंडेंस, और सिर्फ टैबूज हैं ये जी हाँ। और ये एक बहुत हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो बाइक पे यानी जाके, और ये अफसोसनाक बात है इनफैक्ट कि 2024 में हम ये बातें कर रहे हैं, यानी ये बातें भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साथ अमृतसर है, आप जाइए और वहाँ पे आप देखेंगे कि आम यानी बिल्कुल हमारी तरह के यानी हमारे ही खित्ते के लोग हैं और वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन हमारा मुआशरा जो है उसको भी बड़ा वक्त लगेगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि रीजनल जो पीस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि यानी अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन चले 97 से अगर शुरू करें। वाजपेयी जब यहाँ चल के आए थे भारतीय वज़ीर आज़म, तो हमारी एक दोस्ती का सफ़र शुरू हो गया था। ये एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जज्बात में आप आके फैसले करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, और जब आप कैलकुलेटेड मूव्स लेते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट हो गए थे, पैरिटी आ गई थी, उसके बाद वाजपेयी यहाँ चल के आ गया था। मीनार पाकिस्तान जाके उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे निकले जो बहुत जज्बात में आए और उन्होंने जैसे कहा कश्मीर कॉज से गद्दारी हो गई, फिर कारगिल हो गया और वो सारा सफ़र वापस हो गया। अब ये 2024 में बैठ के बता दीजिए कि 24 साल गुजर गए हैं, क्या हमने पा लिया जी? वो कहाँ से कहाँ चले गए? अगर हम उस किसी न यानी क्या हम वो तमाम जज्बाती मामलात जिनको हम जज्बाती नज़र से देखते थे, हमने 1 इंच भी कोई उस तरफ
पेशरफ्त की या कामयाबी हासिल की फ्रांस और जर्मनी को देख तो वो नहीं मिल सकी। नहीं तो हो उसका मतलब ये है कि घूम फिर के फिर वही है कि अमन और तिजारत के साथ आप कोई मसला बेहतर हल कर सकते हैं जब दूसरे के स्टेक्स डेवलप हो जाए आपके रीजन। जी हाँ, अगर जिदबाजी करेंगे, अच्छा यही जिदबाजी जो है बानी पीटीआई की, हमने यहाँ जज्बाती जो एक अप्रोच थी उसका नतीजा देख लिया। अब वो उसका यानी लेटेस्ट ये है कि वो सारे लोग जो ये कह रहे थे कि बस अब आए खड़े रिहा हो रहे हैं बाहर, ये फेक प्रोपेगेंडा कि बस अब रिहा हो रहे हैं, रिहा हो रहे हैं, दिसंबर में कह रहे थे कि रिहा हो जाएंगे। रिहा हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि बस वो बानी पीटीआई पे बाहर आ गए, ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे, और ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो अनीक साहब ये कौन लोग? एक ही वक्त में एक पूरा वो जो एक शऊर है जी, एक पूरा शऊर है जो अच्छा अब इसका नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि अब एक जो इकोनॉमिस्ट का जो एक मजमून आप देखें पब्लिश हुआ जी, और जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, जिसके बाद वो रीपोस्ट करते चले गए, जी। इकोनॉमिस्ट वाले उसको रीपोस्ट करते चले गए। जैसे ही यहाँ से नई एक कहानी बरामद हुई कि बानी पीटीआई ने कहा कि जी वो तो मैंने लिखा ही नहीं था, वो AI था आर्टिफिशियल वो तो। इंटेलिजेंस, उसके बाद एक तो उन्होंने रीपोस्ट नहीं किया, रोक दिया। दूसरा ये कि हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि लीजिए साबित हो गया कि ये तो बानी पीटीआई ने नहीं लिखा, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा है। और वो तमाम एंकर और वो तमाम तबसरा निगार जो ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई ने लिखा, वो अनपढ़ साबित हो गए। अब आप अंदाजा लगाएं, ये हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, अंदाजा लगाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या चीज है। यानी मैं उसे कमांड ही नहीं दे रहा, तो वो कैसे कैसे लिख लिख देगा? वो कैसे लिखेगा? मैं उसे को कमांड दूंगा ना, मैं उसे को डायरेक्शन दूंगा, मैं उसे कोई ऑब्जेक्टिव दूंगा, जी हाँ, मैं उसे मटेरियल दूंगा। इसके बारे में वो चेयरमैन साबिक जो पीटीआई हैं उन्होंने ये कहा है कि जी मुख्तलिफ मुलाकातों में मैं कुछ पॉइंट्स बताता रहा हूँ, उनको जोड़ तोड़ करके कुछ। तो फिर वो कंटेंट किसने कहां से आया? वो कंटेंट वहीं किसी से ने आया। तो किया उसको। अच्छा, फिर पब्लिश होने से पहले को प्रूफ रीडिंग उसकी किसी ने की है ना, सही। तो उसके बाद ये कह देना कि जी मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किया है, ये इंतहाई बचकाना बात है। क्या आसान नहीं हो गया कि ये- कोई भी चीज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल दी जाए? प्रिसाइसली आप भी कल ये कहेंगी कि वो मैं नहीं थी, आप भी कह सकते हैं कि मैं नहीं था, वो तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई इमेज क्रिएट हुआ था और वो जी। मेरी आवाज जो है वो थी, मैं तो था ही नहीं। अब तो यानी ये इस तरफ बचकाना बातें हैं ना, जी बिल्कुल जी जी, उनका ये कहना भी बचकाना है, और फिर उसके बाद यानी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का ये रद्द अमल देना कि देखिए ये मान गया, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा है, ये उससे ज्यादा बचकाना है। अच्छा। और मजे की बात ये है कि वो कह ये रहे हैं कि अनपढ़ दूसरे हैं, यानी वो अनपढ़ हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बानी पीटीआई ने लिखा है, वो अनपढ़ है। हाँ। और ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं जो ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गोया किसी मक्खी मच्छर की तरह रैंडमली खुद ही चल पड़ती है और खुद ही हालांकि वो कुछ गुज़िश्ता मजमून लिख एपिसोड में नहीं साहब आपने सतूर साहब का एक हवाला दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये ऑफर हुकूमत को भी दी गई, ये बाकी लोगों को भी दी बाकी गई। उनको भी आए। बानी नून लीग को भी दी गई। हाँ जी, अच्छा, अब ये हमें यहाँ पे ये भी मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी इस्तिबदाद से या जुल्म से या जबर से लड़ते हैं तो लड़ने का तरीका होता है। जब आप अपने मुल्क में हुकूमत से या मक्तदरा से आप फाइटिंग मोड में होते हैं तो आप उससे फाइट करते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं जो पीपल्स पार्टी ने लड़ी, जो नून लीग ने लड़ी। लड़ाई लड़ने का ये मतलब नहीं होता कि आप बैनुल अक़वामी फोरम्स पे जाके अपनी स्टेट के खिलाफ विटनेस बन जाएं और फर्द जुर्म लिखना शुरू करें। अपने मुल्क की हुकूमत से लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप IMF से जाके ये कहें कि इनका जो आपने प्रोग्राम रोल आउट करना है वो फ्रीज कर दें और किसी तरह से इनको बैंकरप्सी की तरफ। ये इसको लड़ाई नहीं कहते, ये ट्रीजन है, यानी आप ये रूल्स ऑफ गेम तोड़ रहे हैं। जी। अच्छा, इसके बाद ये सोहेल बड़ाई साहब का एक कालम है जी, आज पब्लिश हुआ, मैं जल्दी से इसका जिक्र कर देता हूँ। जी, इसमें उन्होंने कहा है कि वो मुख्तलिफ है। वो कौन है? ये नहीं पता। वो जो है वो उनका यानी जो अगर हम सही समझ रहे हैं तो वो ये वो वही है जो पहले यानी जनरल बाजवा जहाँ पे थे या जनरल राहिल शरीफ जहाँ पे ओके थे। ओके ओके। और इन्होंने ये लिखा है कि वो इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि वो एक तो खुद दमाई के शौकीन नहीं है, उनके साथ अगर लोग तस्वीर लें तो उनको यानी ये माइंड करते हैं जी, कि जी, ये इंट्रोवर्ट है ऑफिशियल वो। डेकोरम के वो सही। फॉलो करते हैं और वो सियासत से मतलब उस तरह दिलचस्पी नहीं रखते और डॉजी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी की सारी बातें जो उन्होंने लिखी हैं ज़ाहिर है कि खुश आइंदा है और ये हमें देखने में लगता भी है कि सीरियस प्रोफेशनल्स दुनिया में जहाँ जिस फील्ड में भी होंगे, एक तो वो रोज़ तकरीर करने में और बातों करने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज दे बिलीव सीरियसली कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और अगर आपके एक्शंस बोल रहे हो तो फिर आपको खुद तकरीर करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो भी प्रोफेशनल सीरियस होगा, मैं इसीलिए हम एक बहुत अच्छे मुस्तकबिल की तवक्को कर सकते हैं कि ये दोनों हजरात यानी आगे जो वज़ीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं नवाज शरीफ और वो ये दोनों वो की बहुत जो मजे का टीम था। है
یہ بہت اچھا ہمیں یعنی ڈائریکشن میں لے جا سکتی ہے, سالڈ گراؤنڈ میں لے جا سکتی ہے, کیونکہ یہ دونوں کے دونوں جس بات پہ یقین رکھتے ہیں وہ ہے نیک صاحب بڑی معذرت both of them serious professionals. جی جی وقت کم ہے, میں جلدی سے ایک سوال پوچھ لوں. یہ وہ والی بات سیاستدانوں کے گلے نہیں پڑتی ہر بار آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ پچھلی حکومت میں بھی کہتے تھے 1 پیج 1 پیج 1 پیج. میں آپ سے اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ ایک غیر اعلانیہ ان اناؤنسڈ ایک نیا 1 پیج وجود میں آ چکا ہے. اچھا یہ خبر ہے, یہ ایک ان اناؤنسڈ 1 پیج وجود میں آ چکا ہے, اور یہ سیریس لوگوں کا 1 پیج ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈھول بجا بجا کے صبح شام بتائیں کہ 1 پیج ہے 1 پیج ہے 1 پیج ہے. یہ ڈھول نہیں بجائیں گے, یہ سیریسلی آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے, یہ انفولڈ ہوتا چلا جائے گا, اور ہم ایک بہتر جیسے بہتری آئے گی. وہ یقیناً بہتری. دیکھیں قوموں کی زندگی میں دیر کبھی نہیں ہوتی. آپ بہتری کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ریجنل پیس چاہیے, ہمیں تمام ہمسایوں سے ہمیں جو ہے وہ اب دیکھیں نا, ایران جیسا ملک ہمارا ہمسایہ ہے, ابھی اس نے ویزا فری انٹری جو ان کی لسٹ ہے اس میں 33 کنٹریز کو انڈیا کو بھی ایڈ کیا. انڈیا بھی ہے, سعودیہ بھی ہے, جی ہاں, اور ہم نہیں ہیں. تو ہمیں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ایک میں ذکر ضرور کرتا چلوں کہ پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کا ایک ڈیفنس کوآپریشن میں ایک کمیٹی ہے, اس کی میٹنگ جو ہے وہ پنڈی میں ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے ٹرائی لیٹرل. یہ بہت ہمارا اچھا, ترکی جو ہے یہ واحد ملک ہے جہاں پاکستان کی تینوں فورسز کے علیحدہ علیحدہ اٹاشی موجود ہیں. ہماری پاکستان کی انقرہ میں جو ایمبیسی ہے اس میں ایئر فورس کا اتاشی بھی ہیں, اس میں نیوی کے اتاشی بھی ہیں, اس میں پاکستان ملٹری کے اتاشی بھی ہیں. ہماری ڈیفنس کوآپریشن ٹرکی کے ساتھ بہت ایڈوانس ہے, اور ترکی, سعودی اور پاکستان کا جو ملٹری کوآپریشن ہے یہ تینوں کے لیے بہت, کیونکہ ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس یعنی ریسورسز کا مسئلہ رہتا ہے جو یہ نیوکلیئر پاور ہے سر. تو ہم مطلب ہے کہ اس میں ایک تو ٹرائی لیٹرل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک بائی لیٹرل بھی ہوا ہے, وہ ہے پاکستان اور سعودیہ کا. تو یہ ہمارے لیے یعنی یہ اچھی خبریں ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ جس کا میں چاہوں گا وہ ہے ڈان کا وہ ایڈیٹوریل جو انہوں نے آج مولانا فضل الرحمان کے وزٹ پہ لکھا ہے. اور میں بڑی حیرت کا اظہار کر کے آپ سے یہ کہوں کہ جہاں ظاہر ہے کہ ٹوٹل ایک سٹینڈرڈ چیزوں کے نیچے گئے ہیں, ڈان جیسا اخبار بھی میں حیران ہوں کہ ان کا وہ ایڈیٹوریل اگر آپ پڑھیں تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ مولانا افغانستان گئے اور جا کے ان کے ساتھ پاکستانی جو کابل میں آفیشل ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان کی میٹنگ افغان آفیشلس کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن اس سے امن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب اس پورے یعنی یہ بالکل وہ تبصرہ ہے جو ٹک ٹاک پہ ہر کوئی کر رہا ہے, یہ وہ تبصرہ ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس سے پہلے یہ بھی بات کی گئی, اس تبصرے کے لیے آدمی کو ڈان جیسے اخبار کا ایڈیٹوریل لکھنے کی اہلیت کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ہی تھڑے کی گپ بازی. تو آپ خود سے بھی ولاگ بنا سکتے ہو. بڑا حیرت یہ ہے کہ ڈان جیسا اخبار بھی اپنا ایڈیٹوریل اس قدر سطحی. اس سے پہلے نیک صاحب اسی معاملے میں بھی بات کی گئی کہ مولانا کو یہ بھی ایک اشارہ دیا گیا کہ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں تو آپ خود جا کے اپنے معاملات وہاں سے سارٹ آؤٹ کریں افغانستان سے. جی نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو اچھا وہ ملا ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ ان کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ اس کی پریس کانفرنس تو نہیں ہوگی. وہ ظاہر ہے کہ کچھ باتیں بتا دی جائیں گی, کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ. بات یہ ہے کہ اگر میں کسی سے پیس مانگنے گیا ہوں تو وہ مجھ سے کیا مانگتا ہے. نیک صاحب بریک کا انہوں نے افغان ریفیوجیز کے لیے کچھ ریلیف مانگا ہے. ریلیف مانگا ہے سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم نیک صاحب.